हेलो गाइस, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे टू ऑल ऑफ यू। नवी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएसएचएफ 101 की यूनिट 10 डिस्कस करेंगे। यूनिट 10 का टाइटल है सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो सोशल इंस्टीट्यूशंस पर मैं आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में ये यूनिट डिस्कस अभी करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? A form of organization that performs some of the essential functions of a society is defined as। आपको बताना है कि एक संगठन का एक रूप जो किसी समाज के कुछ आवश्यक कार्य करता है, इसे किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। चार विकल्प आपके पास हैं। फर्स्ट है गवर्नमेंट यानी सरकार, ऑप्शन बी इज इंस्टीट्यूशन यानी संस्था, ऑप्शन सी मैरिज या ऑप्शन डी फैमिली। तो आपको बताना है कि इसको हम क्या कहेंगे। तो इसका सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन बी, इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म होती है जो कुछ सोसाइटी के एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो हम क्या कहेंगे कि संस्थान जो है एक संगठन का रूप है जो किसी समाज के कुछ आवश्यक कार्य करता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द फैमिली। कि आपको बताना है कि परिवार का इनमें से कौन सा कार्य है, कौन सा फंक्शन परिवार जो है वो परफॉर्म करता है। चार विकल्प हैं आपके पास। ऑप्शन ए है सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण, ऑप्शन बी इज रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल फंक्शंस, प्रजनन और यौन कार्य, ऑप्शन सी इज इमोशनल सिक्योरिटी, भावनात्मक सुरक्षा, या ऑप्शन डी की ऑल द अबव यानी उपरोक्त जो है वो सभी सही हैं। तो सही जवाब आपका यही है ऑप्शन डी, ऑल द अबव आर करेक्ट। फैमिली जो है ये सोशलाइजेशन, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल फंक्शंस, इमोशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ये सब जो फंक्शंस है फैमिली परफॉर्म करती है। क्वेश्चन नंबर 3 इज द टू बेसिक टाइप्स ऑफ फैमिली आर। आपको बताना है कि परिवार के दो मूल प्रकार कौन से हैं। चार विकल्प हैं। फर्स्ट कहता है कि न्यूक्लियर फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली यानी परमाणु और विस्तारित परिवार। ऑप्शन बी कहता है सोशल फैमिली एंड कल्चरल फैमिली, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवार। ऑप्शन सी इज प्रोग्रेसिव एंड नॉन प्रोग्रेसिव फैमिली, प्रगतिशील और गैर प्रगतिशील परिवार। या ऑप्शन डी रिलीजियस फैमिली एंड नॉन रिलीजियस फैमिली यानी परमाणु परिवार और विस्तारित परिवार, धार्मिक और गैर धार्मिक परिवार। तो आपको इसका करेक्ट जवाब था वो चुनना था। तो वो है आपका ऑप्शन ए कि फैमिली के दो बेसिक टाइप्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? न्यूक्लियर फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली, परमाणु परिवार और विस्तारित परिवार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ मैरिज। इसमें से आपको बताना है कि विवाह के बारे में इनमें से कौन सी व्याख्या जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन ए कहता है इट इज एन इंस्टीट्यूशन विच इज क्लोजली रिलेटेड टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, कि यह एक ऐसी संस्था है जो परिवार की संस्था से निकटता से संबंधित है। ऑप्शन बी कहता है इट इज मोर देन इंडिविजुअल प्रेफरेंस फॉर अनदर पर्सन, कि यह किसी अन्य व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत प्राथमिकता से बहुत अधिक है। ऑप्शन सी इज इट इज गाइडेड बाय सेवरल रूल्स, परसेप्शंस एंड रिचुअल्स विच डिफर फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, कि यह कई नियमों, धारणा और अनुष्ठानों द्वारा निर्देशित होता है जो समाज से में अलग अलग समाज में जो डिफर करते हैं। ऑप्शन डी है कि इट इज एन इंस्टीट्यूशन दैट डज नॉट अंडरगो चेंजेस बाय इटसेल्फ, कि यह एक ऐसी संस्था है जो स्वयं परिवर्तन से नहीं गुजरती है। तो देखिए आपको मैरिज के बारे में इसमें से इसकी इनकरेक्ट मतलब जो सही नहीं है वो इसकी एक्सप्लेनेशन आपको सिलेक्ट करनी थी। तो ये हो जाएगी आपका ऑप्शन डी कि इट इज एन इंस्टीट्यूशन दैट डज नॉट अंडरगो चेंजेस बाय इटसेल्फ। क्योंकि हमें पता है कि जो मैरिज है इसमें डिफरेंट डिफरेंट जैसे कि टाइम बदलता रहता है तो इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। तो यह एक ऐसी संस्था है जो स्वयं परिवर्तन से गुजरती रहती है। क्वेश्चन नंबर 5 इज इंसेस्ट टब्बू यानी कि अनाचार वर्जित शब्द को किस चीज के लिए प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए प्रोहिबिशन बाय सोसाइटी ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी बिटवीन क्लोज फैमिली मेंबर्स। तो देखो एक परिवार के करीबी सदस्यों के बीच यौन गतिविधियों के समाज के द्वारा निषेध को की मनाही है। ऑप्शन बी इज रूल विच इंसिस्ट दैट वन कैन मैरी ओनली आउटसाइड ऑफ वंस ग्रुप और लाइनेज, कि नियम जो यह जोर देता है कि व्यक्ति केवल एक समूह या वंश के बाहर ही शादी कर सकता है। ऑप्शन सी इज रूल दैट डिक्टेट्स मैरिज विद इन वंस ग्रुप, कि यह एक ऐसा नियम है जो विवाह को एक समूह के भीतर ही तय करता है। या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, कि इनमें से कोई जो है वो सही नहीं है।
तो देखिए इंसेस्ट टबू क्या होता है, वो है आपका ऑप्शन ए कि इट इज द प्रोहिबिशन ऑफ बाय सोसाइटी ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज बिटवीन क्लोज फैमिली मेंबर्स, कि एक परिवार के करीबी सदस्यों के बीच यौन गतिविधि के समाज द्वारा मनाही को हम क्या कहते हैं, इंसेस्ट टबू, अनाचार वर्जित होता है इंसेस्ट टबू। क्वेश्चन नंबर 6 इज मैरिज वेयर द वुमेन हैज सेवरल हस्बैंड्स, कि आपको बताना है कि ऐसे विवाह को क्या कहते हैं जिसमें महिला के कई पति होते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए इज मोनोगैमी, ऑप्शन बी इज पॉलीगैमी, ऑप्शन सी इज पॉलीएंड्री एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। तो सही जवाब जो है भाई वो इसका है ऑप्शन सी पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री यानी कि बहुपतित्व बोलते हैं इसको हिंदी में। तो बहुपतित्व क्या होता है कि इसमें एक महिला जो है उसके एक से अधिक पति हो सकते हैं। तो तिब्बत के कुछ भाग जो हैं वहां पर जो ये है पॉलीएंड्री बहुपतित्व का अभ्यास होता है। ये शादियां देहाती समाजों में अधिक होती हैं जहां पुरुष लंबी दूरी तक यात्रा करते हैं। और जो बाकी ऑप्शंस थे उनकी बात करें तो मोनोगैमी क्या होती है कि इसमें केवल एक ही स्पाउस होता है। पॉलीगैमी के अंदर जो होता है कि जो इसमें इसका ऑपोजिट है ये पॉलीएंड्री का, पॉलीगैमी होता है बहुविवाह, कि इसमें एक से ज्यादा विवाह जो हैं, ये जैसे कि राजा महाराजा जो हैं ये करते हैं, तो वो पॉलीगैमी होता है जिसमें पत्नियां ज्यादा होती हैं, और जिसमें पति ज्यादा होते हैं वो होता है पॉलीएंड्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द फॉर्म ऑफ मैरिज मोस्ट आइडियलाइज्ड इन वेस्ट वेयर देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप with only one sexual partner and do not have any romantic relation with anyone else is, विवाह का वह रूप जो पश्चिम में सबसे आदर्श है जहां केवल एक यौन साथी के साथ संबंध है और किसी और के साथ नहीं, तो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन ए इज पॉलीएंड्री यानी बहुपतित्व, ऑप्शन बी इज पॉलीगैमी बहुविवाह, ऑप्शन सी इज मोनोगैमी, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव कि इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब इसका है वो है आपका ऑप्शन सी मोनोगैमी। मोनोगैमी होता है कि जहां केवल एक ही साथी होता है और उनमें मतलब एक ही आपका स्पाउस होगा, ज्यादा पति या ज्यादा पत्नी नहीं रख सकते हैं, ज्यादा मतलब शादियां नहीं कर सकते हैं, वो होता है मोनोगैमी, और दोनों पार्टनर्स के बीच इसमें एक्सप्लिसिट अंडरस्टैंडिंग होती है। Question number 8 is social structures with rules and regulations with members striving for a common goal are referred to as, ये आपको बताना है कि इसमें एक कौन सी सामाजिक संरचना है जिसके अंतर्गत एक सामान्य लक्ष्य के लिए जो भी सदस्य होते हैं वो नियमों और विनियमों का पालन करके उसको अचीव करने के लिए, एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए कार्यरत रहते हैं। तो 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए इज इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन यानी आर्थिक संस्थान, ऑप्शन बी इज फैमिली, ऑप्शन सी इज मैरिज एंड ऑप्शन डी इज रिलीजियन। तो सही जवाब जो है वो है इसका आपका ऑप्शन ए इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन यानी कि आर्थिक संस्थान के अंतर्गत सभी जो वर्कर्स होते हैं उनका एक ही गोल होता है कि जो कंपनी का गोल होता है, तो सभी जो हैं वो मिलकर एक कॉमन गोल को अचीव करते हैं और उसको अचीव करने के लिए वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इज बिलीव्ड टू बी स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमी, आपको बताना है कि फसलों की खेती इनमें से किस अर्थव्यवस्था में शुरू हुई। 4 विकल्प है। ऑप्शन ए है हंटिंग एंड गैदरिंग इकोनॉमी, कि शिकार करना और इकट्ठा करने की जो अर्थव्यवस्था थी उसके अंतर्गत। ऑप्शन बी पास्टोरल एंड हॉर्टिकल्चरल इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था इसके अर्थव्यवस्था के बाद दिया गया है आपको कि देहाती और बागवानी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन सी इज एग्रेरियन इकोनॉमी यानी कि उद्योग कृषि अर्थव्यवस्था, एंड ऑप्शन डी आपको दिया गया है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी औद्योगिक अर्थव्यवस्था। तो सही जवाब जो है इसका वो है आपका ऑप्शन सी एग्रेनियन इकोनॉमी। एग्रेनियन इकोनॉमी के अंडर कल्टीवेशन शुरू हुआ क्रॉप्स का। कई वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का मानना है कि फसलों की खेती संभवतः कृषि अर्थव्यवस्था में शुरू हुई थी जहां फसलों की खेती शिकार और भोजन एकत्र करने से अधिक होती थी। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स अगर पूछा जाए तो ये किसमें शुरू हुआ ऐसा माना जाता है, जैसे भी हमारे पास प्रूफ्स अवेलेबल है और कुछ सोशियोलॉजिस्ट और जो साइंटिस्ट हैं वो मानते हैं कि ये एग्रेरियन इकोनॉमी में स्टार्ट हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्ल मार्क्स व्यूड अलाइनेशन एज, कार्ल मार्क्स ने अलगाव को किस नजरिए से देखा। ऑप्शन ए अ रिजल्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन, पूंजीकरण का यह एक परिणाम है।
ऑप्शन बी इज अ रिजल्ट ऑफ सोशलाइजेशन, कि यह एक सामाजिकरण का परिणाम है। ऑप्शन सी इज रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि औद्योगिकरण का परिणाम, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन ए, रिजल्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन, कि कार्ल मार्क्स viewed alienation as a result of capitalization, पूंजीकरण के एक परिणाम के रूप में देखा। देखिए एलाइनेशन क्या है, एलाइनेशन अलगाव होता है, यह एक स्थिति है जहां तीव्र मशीनीकरण और श्रम का मिनट विभाजन है, ये अलगाव होता है एलाइनेशन। और कार्ल मार्क्स ने इसको किस रूप में देखा, he viewed it as a result of capitalization. Question number 11 is which of the following is or are the type of authority that Weber has enumerated, कि इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्रकार का प्राधिकरण है वीबर ने किया है। चार विकल्प आपके पास है। ऑप्शन ए इज चैरिमेटिक सोसाइटी, यानी कि करिश्माई प्राधिकरण। ऑप्शन बी इज ट्रेडिशनल अथॉरिटी, पारंपरिक अधिकरण। ऑप्शन सी इज रीजनल लीगल अथॉरिटी, तर्कसंगत कानूनी प्राधिकरण। या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव। देखिए वीबर ने तीन टाइप्स जो है अथॉरिटी की डिस्कस की है, और ये तीनों टाइप कौन कौन सी है, चेरिस्मेटिक, ट्रेडिशनल एंड रीजनल लीगल अथॉरिटी। करिश्माई प्राधिकरण, पारंपरिक अधिकार, और तर्कसंगत कानूनी प्राधिकरण। तो आपको ये तीनों ही, इनके नाम आपको जरूर याद रखने हैं। क्वेश्चन, और ये भी याद रखना है कि किसने ये इन्हें इन्यूमरेट किया है, मैक्स वीबर ने। क्वेश्चन नंबर 12 इज नेम द ऑथर ऑफ द बुक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ। आपको बताना है कि इस बुक के लेखक, इस द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। चार ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए इज कार्ल मार्क्स, बी इज मैक्स वीबर, ऑप्शन सी इज एमाइल दुर्खीम, एंड ऑप्शन डी इज अगस्टे कॉम्टे। तो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, एमिल दुर्खीम। इस बुक में उन्होंने सैक्रेड और प्रोफेन के बीच में अंतर स्पष्ट किया है कि किन चीजों को प्रोफेन और किन को सैक्रेड माना जाता है, मतलब किन को अपवित्र और किन को पवित्र माना जाता है। बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग ह्यूमन एंड एनिमल पावर बाय। औद्योगिकरण मानव और पशु शक्ति को बदलने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है कि इनको कौन रिप्लेस कर सकता है। ऑप्शन ए इज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, यानी कि जो भी हमारे खेती के जो कृषि उत्पाद हैं वो। ऑप्शन बी इज पावर ड्राइवन टेक्नोलॉजी, बिजली चालित प्रौद्योगिकी। ऑप्शन सी इज चाइल्ड लेबर, बाल श्रम। या ऑप्शन डी स्टोन टूल्स एंड सिंपल मशीन्स, पत्थर के उपकरण और सरल मशीनें। तो सही जवाब जो है इसका वो है आपका ऑप्शन बी, पावर ड्राइवन टेक्नोलॉजी। पावर ड्राइवन टेक्नोलॉजी जो है वो इसको रिप्लेस कर देती है ह्यूमन लेबर की और एनिमल्स की, कम एनिमल पावर की इसमें कम रिक्वायरमेंट होती है अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी है तो। Question number 14 is leaders such as Mahatma Gandhi, Martin Luther King have exercised which authority over their followers? इसमें आपको बताना है कि महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग जैसे नेताओं ने अपने अनुयायियों पर किस अधिकार का प्रयोग किया है। आपके पास तीन ऑप्शन है, चेरिस्मेटिक अथॉरिटी, करिश्माई प्राधिकरण। ऑप्शन बी इज ट्रेडिशनल अथॉरिटी, पारंपरिक प्राधिकरण। ऑप्शन सी इज लीगल अथॉरिटी, कानूनी प्राधिकरण। या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब जो है इसका वो है ऑप्शन ए, चेरिस्मेटिक अथॉरिटी। करिश्माई प्राधिकरण का उपयोग जो है वो महात्मा गांधी और बाकी जो नेता थे मार्टिन लूथर किंग जैसे, उन्होंने अपने फॉलोअर्स पे किया। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। आपको बताना है कि धर्म का इनमें से कौन सा सकारात्मक पहलू नहीं है, मतलब कि जो धर्म के फेवर में नहीं है, आपको वो ऑप्शन पिक करना है। चार विकल्प है। ऑप्शन ए है इट हेल्प्स एक्सेप्ट द इनएविटेबल एंड अनचेंजिंग एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, बी इट डेथ, कैटास्ट्रोफ्स एटसेट्रा, कि यह जीवन के अपरिहार्य और अपरिवर्तनीय पहलुओं को स्वीकार करने में मदद करता है, जैसे कि मृत्यु, तबाही इत्यादि। ऑप्शन बी इज इट प्रोवाइड्स अ वर्ल्ड व्यू और कॉस्मोलॉजी which helps explain reality and provides a world view that acts as a guide in an uncertain world, कि यह एक विश्व दृश्य या ब्रह्मांड विज्ञान प्रदान करता है जो वास्तविकता को समझाने में मदद करता है और एक विश्व दृष्टिकोण प्रदान करता है जो कि अनिश्चित दुनिया में मार्गदर्शन के रूप में काम करता है। ऑप्शन सी है इट में ऑब्सक्यूर द रियल पावर रिलेशनशिप एंड hierarchies by
लेगिटिमाइजिंग द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी, कि यह समाज के मानदंडों और मूल्यों को वैध करके वास्तविक शक्ति संबंधों और पदानुक्रमों को अस्पष्ट कर सकता है। ऑप्शन डी, इट प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी टू द एडहेरेंट, कि यह अनुयायी को पहचान की भावना प्रदान करता है। तो सही जवाब जो हो जाएगा इसमें से वो है आपका ऑप्शन सी, कि it may obscure the real power relationship and hierarchies by legitimizing the norms and values of society। ये इसका नेगेटिव एक्सपेक्ट है रिलीजन का, क्योंकि इसने क्या कहा है कि धर्म जो है वो वास्तविक शक्ति संबंधों और पदानुक्रमों को, समाज के मानदंडों और मूल्यों को वैधता प्रदान करता है। तो देखिए ये जो है ये इसका नेगेटिव नकारात्मक पहलू ये हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शंस थे ए बी एंड डी ये सब इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे, सकारात्मक पहलू थे रिलीजन के। और जितने भी व्यूअर्स हैं ये ना सोचिए कि आप कि जैसे मैंने इतने बड़े बड़े ऑप्शंस इसमें डाल दिए हैं, तो आप पिछले पुराने पेपर जो भी उठा के देखेंगे आप बीएसएचएफ के, उसमें इतने बड़े बड़े ही ऑप्शन एज इट इज स्टेटमेंट एग्जाम में डाली गई है। तो मतलब ऐसे कि ऐसे बहुत लंबे बड़े बड़े क्वेश्चंस इसी फॉर्म में वो डालते हैं। आपको बस इनको रटना नहीं है, आप एक दो बार वीडियो देखेंगे, इनके थ्रू गो थ्रू होंगे तो आपको ये वैसे ही याद हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल पर ट्रस्ट करने के लिए, हमें अच्छे अच्छे आप कमेंट्स देते हैं उसके लिए आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए, मैं आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लेकर आती रहूंगी। और जितनी भी वीडियोस हैं इन सबको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।